गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के 12वें पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम अपने इस पेपर में विचारधाराओं के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और हमने विचारधारा का अर्थ, प्रकृति, प्रभाव और इनके अलावा दो विचारधाराएं, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद को जहाँ तक हमारी सीमित बुद्धि है पढ़ने और समझने की कोशिश की है। आज आपको एक नई विचारधारा की ओर लेकर चलता हूँ। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यूँ समझिए कि मानव जीवन इस विचारधारा के बगैर संभव नहीं होता। एक तो होता है देखिए जीवन, और एक होता है गुणवत्तापूर्ण जीवन, जिसकी बात प्लेटो, कौटिल्य, मनु, चाहे वो भारतीय दर्शन परंपरा रही हो या पश्चिम की, दोनों में बातचीत की गई है। एक सभ्य मानवीय जीवन, इसकी प्राप्ति इस विचारधारा के बगैर नहीं हो सकती थी। ये लगभग असंभव होता, ऐसा सोचना भी। आज हम बात करेंगे उदारवाद की, लिबरलिज्म। आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, आपको एक बार दोबारा याद दिलाता हूँ कि समाजवाद और उदारवाद ये दुनिया की दो ऐसी विचारधाराएं रही हैं कि वर्तमान जगत की सारी राजनीतिक, सामाजिक अवधारणाएं, प्रक्रियाएं, रणनीतियाँ इनके इर्द गिर्द घूमती हैं, इनके दाएं बाएं चलती हैं। उनमें से उदारवाद महत्वपूर्ण है, और वो क्यों है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये फैसला आप स्वयं करें। राजनीति विज्ञान में ऐसा कहते हैं, मैकबर्न एक विचारक हुए हैं जिनका ये कहना है, जिनका ये मानना है कि उदारवाद वस्तुतः दो राजनीतिक सिद्धांतों का मिश्रण है, समुच्चय है, कॉम्बिनेशन है। एक तरफ व्यक्तिवाद है और दूसरी तरफ लोकतंत्र। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको उदारवाद के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। और मेरी आपको एक एडवांस या अग्रिम राय है, वो ये है कि बड़े ध्यान से इसको पढ़ें, क्योंकि ये विचारधारा आपके भावी जीवन में हर फैसला लेने से पहले आपको प्रेरित करेगी, मार्गदर्शन देगी। ये बात हमने पहले भी की थी, किसी भी विचारधारा के उदय के बिंदु या वो शुरू कहाँ से हुई, इसके खोजना बड़ा जटिल कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है। जैसे यदि हम पश्चिम की बात करें तो ग्रीक फिलॉसफी में, यानी प्लेटो और अरस्तु के ज़माने में यदि आप देखें तो जो उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति थी प्लेटो की, जिसको आप डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं, वाद प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करने का अधिकार देना अपने आप में उदारवाद का प्रतीक है कि मैं आपको अपने खिलाफ बोलने का, विचार व्यक्त करने का अधिकार दे रहा हूँ, एक शासक या एक प्रशासन या एक समाज के नाते। ये भी उदारवाद का एक सिम्टम माना जाएगा कि आपको अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी दी गई है कि आप किसी राजकीय नियम का, किसी व्यवस्था का, किसी प्रणाली का समर्थन या विरोध अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए, सोफिस्ट पूरे यूनान क्षेत्र में जो अपने विचारों को रखने, तर्कों को काटने, व्यवस्था का समर्थन या विरोध करने के लिए आज़ाद थे। ये जो वैचारिक आज़ादी है, यहीं से उदारवाद का पहला बिंदु निकलता है, और वो ये है कि ये मानवीय विवेक में आस्था रखते हैं। ये मानते हैं मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ये अपना भला बुरा सोच सकता है,
इसलिए इसके कार्यों में बलपूर्वक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि इसके पास वो क्षमता है वैचारिक और मानसिक कि ये अपना भला बुरा सोचने में सक्षम है। और विचार पहले होता है, क्रिया उसके बाद। यदि आप अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं तो उसके बाद आपका एक्शन या आपकी क्रिया प्रतिक्रिया उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है। जन्म की बात करें आधुनिक समय में तो उदारवाद अनेक विचारों में, अनेक विचारकों के दृष्टिकोणों में, विचारों में दिखाई दिया है। कोई निश्चित क्रम नहीं है, एक बल खाती हुई नदी है। कभी कोई बिंदु किसी के विचार में, कोई बिंदु किसी के विचार में, कोई बिंदु किसी के विचार में दिखाई दिया है। लेकिन समग्र चिंतन इस पर शुरू आधुनिक काल में इंग्लैंड में हुआ। आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ चुके हैं और आपने उस पर देखा होगा कि मूलतः ब्रिटिश जो साइकी है या मनस्थिति है वो अनुदारवादी है, कंजर्वेटिव है। अंग्रेजी में इसको आप कहते हैं परंपरावादी। परंपरावादी होना गलत नहीं है, पर उस बिंदु पर आकर बात अटक जाती है, गाड़ी रुक जाती है जहां आप जड़ हो जाते हैं। वो स्थिति वो होती है कि परंपरा सही है या गलत है, चिंतन इस पर नहीं होता, बल्कि इस पर होता है कि इस परंपरा की अनुपालना करनी ही करनी है। सही और गलत तो बात की बात है, क्योंकि पुरखे ऐसा मानते थे, ऐसा करते थे, इसलिए हमें भी ऐसा करना है। जैसे आप ग्रीक फिलॉसफी में देखें, यूनानी दर्शन में देखें, प्लेटो दास प्रथा के बारे में चुप हैं और अरस्तु, दोनों के विचारों में उदारवाद दिख रहा है। आपको देखा होगा आप लोगों ने जब पहले पढ़ा होगा सेकंड ईयर में। लेकिन दोनों दास प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा पर प्लेटो चुप हैं, अरस्तु पूरा सिद्धांत दे रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं न्यायोचित। जबकि आप इस बात को मानेंगे कि किसी भी स्थिति में दास प्रथा को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि उस समय परंपरा थी, उस पर आप कायम रहना चाहते थे। और ये वो अरस्तु हैं जो कहलाते हैं प्रथम राजनीति वैज्ञानिक। तो विज्ञान का दृष्टिकोण तो बदलते समय और परिस्थितियों के मुताबिक बदलने वाला होना चाहिए, पर नहीं है। ठीक यही चीज इंग्लैंड के बारे में है। अनुदारवादी जो अवधारणाएं थीं, उनके स्रोत क्या थे? परंपराएं, धर्म या चर्च के सिद्धांत, कुछ नीतियां और कुछ समाज में स्वीकृत रूढ़ियां। अब इनके खिलाफ खड़ा होना आसान काम नहीं होता। रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता। आप भारत का एग्जाम्पल लें कि जब यहाँ राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। आप आज देखें, आप किसी भी धर्म को, मज़हब को, संस्कृति को मानते हो, आप ये पाएंगे आपको अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में बहुत सी ऐसी कमियां या खामियां दिखाई देंगी या ऐसी व्यवस्थाएं दिखाई देंगी जिनसे आप सहमत नहीं होंगी। हर धर्म में, हर मज़हब में, हर संस्कृति में, हर समाज में मिलेंगी आपको। दुनिया में पूर्ण कोई नहीं है, सब में कमियां हैं, खामियां हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको दूर करने के लिए प्रयास क्या चल रहे हैं। राजा राय जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध का विरोध हो रहा है। आप पर्दा प्रथा को, आप अस्पृश्यता को, आप सती प्रथा को, आप मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में प्रवेश को लेकर आज भी आप देखिए हर मज़हब में है, हर धर्म में है। चाहे वो मंदिर में प्रवेश की बात भारत के अंदर हो, किसी हिंदू धर्म मंदिर में, या फिर मस्जिदों में स्त्रियों के प्रवेश की। क्या आपको ये जस्टिफाई लगता है? लेकिन विरोध के स्वर नहीं उठ पाते, आसान नहीं होता। इंग्लैंड में ये चीज़ शुरू होती है औद्योगिक क्रांति के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था थी, यदि उसको आप देखें तो सबसे ऊपर राजा
किंग या क्राउन है। नंबर 2 श्रेणी पर है सामंत। सामंतों के अधीन है कृषक और व्यापारी, और सामंत जिम्मेदार हैं राजा के प्रति। वो कर इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी जो उनका क्षेत्र है वहाँ की वो सर्वे सर्वा हैं, कर लेते हैं, नियम कायदे कानून लागू करते हैं और राजा को आर्थिक और सहायता प्रदान करते हैं अन्य किस्म की। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होती है, इसके बाद ब्रिटेन में अनुदारवाद के खिलाफ एक उदार वैचारिक दर्शन प्रारंभ होता है। अब ये कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम कल के अपने व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।